अपना आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। भारत माता की जय। आज का विषय है मित्रों, भारत की दशा एवं दिशा। अगर भारतीय दशा के बारे में अगर विचार करें बैठो अपने में सुनो, और कोई जरूरत होगी तो फिर बताना। तो हमें ऐसा महसूस होता है कि भारत एक बड़े ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। परिस्थितियां बहुत ही संवेदनशील हैं, थोड़ी सी हास्यास्पद हैं, थोड़ी सी चिंताजनक हैं और शायद थोड़ी जग हंसाई वाली भी। जल्दी खत्म होगी। इस समय अपना समाज जो है वो दो क्लियर वर्गों में बटा हुआ है। एक तरफ वो लोग हैं जिनके कार्यकलापों से देश का हित नहीं हो रहा है, जिसमें हमारे समाज के सभी वर्ग के लोग हैं, चाहे पॉलिटिशियंस कह लीजिए, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से लोग हैं, चाहे अन्य लोग हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग वो हैं जो अपने विचारधारा से, अपने कार्यकलापों से कुछ न कुछ करते जा रहे हैं जिससे कि देश का नाम ऊंचा हो, देश हित में सारी बातें हों और आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ न कुछ सबक जाए, ताकि वो लोग भी देश के प्रति सजग रहें और देश के भले के बारे में सोचें। ऐसे लोगों में विचार आता है कि सबसे उपयुक्त लोग जो हैं, सबसे उपयुक्त पीढ़ी जो है वो युवा वर्ग की पीढ़ी है। इसीलिए शायद हम लोगों ने ये विचार किया कि युवा वर्ग को अपने लेवल से उनको जागरूक किया जाए, देश के प्रति उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। कहते हैं कि युवा राष्ट्र का संरचनात्मक और कार्यात्मक ढांचा है, जिसके ऊपर देश की सफलता, देश की सुदृढ़ता पूरी आधारित होती है। राष्ट्र का भविष्य हमेशा से माना गया है कि युवाओं के सर्वांगीण विकास के ऊपर ही निर्भर है, अतः इनका विकास बहुत जरूरी है। वैसे तो राष्ट्र के निर्माण में सभी वर्गों की उतनी ही भागीदारी है, लेकिन युवाओं की भागीदारी कुछ विशिष्ट है। ये ऐसी एक अवस्था है जिसमें नवोन्मेषी और रचनात्मक विचार आते रहते हैं और आगे चल के वही विचार देश के उज्जवल भविष्य की नींव रखते हैं। हम अपनी बात समाप्त करेंगे और आज के मुख्य वक्ता मेजर जनरल अजय चतुर्वेदी जी को आह्वान करेंगे इन दो पंक्तियों के साथ कि चाहे जो हो धर्म हमारा, चाहे जो हो वादी, अगर नहीं जी रहे देश के लिए तो हम ठहराए जाएंगे अपराधी। मित्रों, आज के जो हमारे मुख्य वक्ता हैं मेजर जनरल अजय चतुर्वेदी जी, ये काफी हाईली डेकोरेटेड सोल्जर रहे हैं। इनको एवीएसएम वीएसएम पदक से नवाजा गया है। आपने इंडियन आर्मी के इंजीनियरिंग कोर्स से लगभग 38 साल सर्विस करने के बाद अवकाश प्राप्त किए। सेवा के दौरान आपने अलग अलग तरीके से अलग अलग पदों पर रह के कार्य किया, जिससे कि आपका जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, वो काफी अद्वितीय श्रेणी का माना जाएगा। आपने अपनी शिक्षा को भी साथ साथ में, अपने सर्विस के साथ साथ अपनी शिक्षा को भी बढ़ावा दिया। आपने सीएमई पुणे से बीटेक किया, आईआईटी चेन्नई से एमटेक, उस्मानिया यूनिवर्सिटी से एमबीए और एमफिल आपने मद्रास यूनिवर्सिटी से पूर्ण किया। माउंटेनियरिंग में आपका विशेष रुचि रहा है। वैसे आप स्पोर्ट्स में भी काफी अच्छा किए। आप नेशनल टीम में भी थे
और आगे चल के आप नेशनल टीम के कोच भी बने, जिसमें आपकी टीम को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पदक भी मिला। इस समय आप लखनऊ के थिंक टैंक स्ट्राइब के वाइस चेयरमैन हैं। आप अभी भी अपने पत्र पत्रिकाओं में अपने लेख लिखते रहते हैं और पाठकों के बीच में आपका एक विशिष्ट स्थान है। आज के विषय पे बोलने के लिए मेरे ख्याल में आप सबसे उपयुक्त वक्ता हैं, तो आइए हम आप सबका स्वागत करें और आपकी बातों से लाभ उठाएं। मेजर जनरल चतुर्वेदी साहब। धन्यवाद कर्नल तिवारी। सबसे पहले मैं सभी उपस्थित सज्जनों का और हमारे जो युवा वर्ग के बच्चे हैं उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज 74वां आर्मी डे है और ये हमारे लिए गौरव का विषय है। हम सबको मालूम होना चाहिए कि आज के ही दिन 1949 में फील्ड मार्शल करियप्पा जो उस वक्त मेजर जनरल थे और उसी वक्त उनको प्रमोट होकर के वो जनरल बने और उन्होंने पहले भारतवर्ष की सेना के भारतीय सेना नायक बने। तो ये हम सब के लिए बहुत गर्व का दिन है। साथ ही आज हमको उन्हीं मूल्यों पे जाने की आवश्यकता है जिन पे भारतीय सेना पिछले कम से कम 7 दशक से चल रही है। इन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे। जो मुझे आज विषय दिया गया है, देश की दशा और देश की दिशा। तो सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि क्षेत्र में कि हमारी चुनौतियां क्या हैं। जैसा कि कर्नल तिवारी ने बताया कि हम एक देश एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, तो वो हर देश जिसमें जिस प्रकार की विविधता भारतवर्ष में है जहां होगी वहां ये दौर सदैव नाजुक नाजुक रहेगा। जैसे कहते हैं ना कि एक शरीर है, शरीर में हाथ का कुछ काम है, कान का कुछ काम है और ये पूरा एक बहुत ही फाइन बैलेंस है जिसपे शरीर टिका रहता है। और कहीं मान लीजिए कि इसमें जरा सी भी कोई डिस्टर्बेंस आ जाए, जरा सा भी अनबैलेंस आ जाए तो आदमी बीमार करता है। आपको शरीर में थोड़ा सोडियम बढ़ गया तो शरीर फूलने लगेगा, पानी एब्जॉर्प्शन होने लगेगा। तो ये जो हर अंग है ये एक एक साथ जब तक रहेंगे और एक फाइन बैलेंस में रहेंगे तब तक शरीर जो है स्वस्थ रहेगा। उसी तरह किसी देश की स्वस्थ के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है कि इसके विभिन्न अंग एक साथ हों। और जिस तरह की विविधता हमारे यहाँ है, धर्म की विविधता, जाति की विविधता, प्रांतीयता की विविधता, इथनिक स्टॉक की विविधता, भाषा की विविधता, तो और इसमें अगर आप देखिए कि दिन ब दिन जो एक नया दौर आता जा रहा है कि इस देश में अगर कमी है किसी चीज की तो वो है भारतीयों की। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के लोग हैं, उत्तर प्रदेश में भी कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई कायस्थ है, कोई दलित है, तो कहीं कोई बंगाल का है तो कोई मटुआ संप्रदाय का है तो कोई तमिल है, तो उसमें कोई अगर अय्यर हूँ तो कोई कहेगा कि मैं आयंगार हूँ। तो लेकिन भारतीयता की कमी है। तो इस विविधता में देश हमेशा नाजुक दौर में रहेगा। तो सबसे जरूरी चीज, जो सबसे बड़ा हमारा जो चैलेंज है, हमारे देश के लिए चुनौती है, एक उस भारतीय आइडेंटिटी को बाहर लाने की कि सबसे पहले मर्द वन हिंदुस्तान के वास्ते, हिंद जाग उठे तो सारे जहां के वास्ते, जो कहने वाले होने चाहिए कि हम लोग कहें कि हम भारतीय पहले हैं, उसके बाद हमारा जो बाकी आइडेंटिटी है वो उसके बाद आएगी। दूसरा एक जो इस वक्त हमारा जो जियो पॉलिटिकल एक भारतवर्ष एक विश्व के एक जियो पॉलिटिक्स में या जियोग्राफी में इस तरह से स्थित है कि ये काफी इन्फ्लुएंस कर सकता है एशिया में, ये काफी इन्फ्लुएंस कर सकता है वर्ल्ड की वेरियस एक्टिविटीज को, चाहे इकोनॉमिक्स हो, बिकॉज ऑफ मैरीटाइम में जो हमारी प्रेजेंस है उसकी वजह से। तो इस सब के चलते एक जो जियोपॉलिटिक्स में भारत का महत्व है
उसके देखते, और हमारे एक बहुत ही स्ट्रेंज सी चीज है जो कि हमारे उत्तर में और जो एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चाइना है, और दोनों के साथ हमारे बाउंड्री डिस्प्यूट, हमारी जो है सीमाओं की एक तरह से यदि कहा जाए डिस्टर्बेंसेस हैं, जिन डिस्टर्बेंसेस के चलते डिस्प्यूट से, और जिसकी वजह से कि एक सीमा पे एक जरूरी है कि एक टेंशन बना है, और इस टेंशन से हमें हमेशा तैयार रहना पड़ेगा इन चुनौतियों से सामना करने के लिए, जिसके लिए ना केवल सेना बल्कि हमारी कूटनीतिक, हमारी राजनीतिक और देश के हर देशवासी को इस चैलेंज के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि देश की सीमाओं की जो सुरक्षा है। लेकिन आज की तारीख में, जैसा कि कल तिवारी ने बताया, आंतरिक सुरक्षा ज्यादा बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये आप देखिए कि जो हमारी सीमाओं पे हो रहा है उसका असर हमारे अंदर भी पड़ रहा है। पहली चीज तो ये कि जो हमारा जो फाइन बैलेंस है कि लोग भारतीय के बजाय कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई हिंदी भाषी है तो कोई तमिल भाषी है, तो वो आपस में जो ये है सामंजस्य कैसे बने कि हम एक भारतीय हैं, वो जब तक नहीं ये फॉल्ट लाइन है जिनको कि हमारे दुश्मन इस्तेमाल करने की कोशिश करते रहते हैं। जैसे कि आज ही कल ही के में आपने देखा होगा कि एक वो आईडी मिला है, और ये जैसा जो एक एक्सप्लोसिव डिवाइस मिली है दिल्ली में, और ये लोग कह रहे हैं कि ये उसी का एक्सटेंशन है जो लुधियाना में हुआ या श्रीनगर में हुआ। तो क्या है कि ये जो विदेशी ताकतें हैं देश में हमारे आपस में हमारे बीच की जो फॉल्ट लाइन है, हमारे बीच की आपस में एक थोड़ा विश्वास की कमी है, उसके ऊपर बहुत जोर से काम कर रहे हैं कि इसको इन खाइयों को और गहरा किया जाए और चौड़ा किया जाए। तो चाहे वो सरदारों को हो जो देश से विमुख करने की कोशिश हो, या मुस्लिम संप्रदाय को विमुख करने की कोशिश की हो, तो ये एक बहुत बड़ी आंतरिक सुरक्षा। इसके अलावा जो नक्सलाइट मूवमेंट है, जिसको कहा जाए कि लेफ्ट फ्रंट की तरफ से ऑर्गेनाइज होता है, जो भूमिहीनों के हितों की बात करते हैं, और ये सब के सब इस देश को में जो विघटनकारी ताकतें हैं इनको और बढ़ावा देने की कोशिश करती है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तीसरा चैलेंज जो हमारे यहाँ जो है वो समाज का है, वो सामाजिक है, वो है भाई भतीजावाद, पारिवारिक। मैं देखिए हमारे देश में बहुत साल पहले एक किसी ने वर्ण व्यवस्था दी। वो व्यवस्था किस पे थी? वो आपके काम के ऊपर थी, जिसमें कहा जाता था जन्मना जायते शूद्र, कि हर पैदा होने वाला इंसान शूद्र है जन्म से। कर्मणा द्विजिते, काम से वो डिसाइड होता है कि वो सेकेंड बॉर्न है कि नहीं है। पढ़ाई लिखाई से विप्र बनता है, और जो सिर्फ भगवान को जान पाता है वो ज्ञान की उस परिधि पे, सीमा पे पहुंच जाता है जहाँ की वो भगवान से उसका कम्युनिकेशन, वही ब्राह्मण होता है। लेकिन फिर क्या हुआ कि ब्राह्मण ने चालाकी की, वो ब्राह्मण ने अपने बेटे को ब्राह्मण बना लिया। वैसा ही है जैसे कि आज की राजनीति में है कि परिवारवाद की पार्टियां चल रही हैं, या फिल्मों में है कि वो राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर का बेटा रणबीर कपूर, तो वो भी एक परिवारवाद चल रहा है। तो हर जगह ये हमारे अंदर का, इसका कारण क्या होता है? हमें जब अपने ऊपर आत्मविश्वास कम होता है तो हम अपने बाप का नाम लेने लगते हैं कि मैं फलाने खानदान का हूँ। तो ये भाई भतीजावाद जो है, ये एक समाज का एक बहुत बड़ा अभिशाप है, जहाँ की आप अपनी योग्यता के हिसाब से बढ़ने के बजाय कोई दूसरा बढ़ रहा है। किस लिए? क्योंकि उसका बाप जो है कोई है, उसका चाचा कोई है, उसका मामा कोई है। तो ये एक समाज की बहुत बड़ी चुनौती है जिससे हमको लड़ना है। हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहाँ हर एक को अपनी योग्यता के हिसाब से, कोई एक मछुआरे का बेटा प्रेसिडेंट बन सकता है कलाम जैसा, या चाय वाले का बेटा जो है, भतीजा जो है कि वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। वो स्थिति को दोबारा लाने के लिए भाई भतीजेवाद से दूर होने की आवश्यकता है। अगला है जो भ्रष्टाचार। एक ये भ्रष्टाचार एक ऐसी जिसको कैंसर है इस समाज में, और इसका कारण क्या है? ये बहुत दिनों से चला आ रहा है, जहाँ की, और इसका कारण सिर्फ ये है कि हम लोग अपने बारे में सोचते हैं, आई माई सेल्फ, अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं आई मी माई सेल्फ, उसके अलावा कुछ नहीं। और बहुत ही जिसको हमारी नजर इतनी कमजोर हो गई कि हम थोड़ा आगे नहीं देख पाते। एक आप लोग आगरा के हो, तो एक आगरा के एक मैं
शायर का आपको एक शेर सुनाता हूँ जो हमारे समाज पे बिल्कुल पूरी तरह से सत्य है। एक नज़ीर अकबराबादी थे, आगरा के शायर। उन्होंने लिखा है, किया था जमा जाबाजों ने जिसको जां फरोशी से, किया था जमा जाबाजों ने जिसको जां फरोशी से। इस देश के लिए बहुत से लोग मरे हैं, चाहे वो गांधी जी हों, चाहे कोई एक सैनिक जो बॉर्डर पर खड़ा हुआ है, उन्होंने इस देश को मजबूत करने के लिए जान दी है। किया था जमा जाबाजों ने जिसको जां फरोशी से, रुपहले चंद टुकड़ों पर वो इज्जत बेच दी तुमने। आज ऐसे भी हमारे समाज में लोग हैं जो कि देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, समाज के साथ गद्दारी कर रहे हैं, थोड़े से पैसों के लिए, और पैसा बांध के नहीं ले जाएंगे, जब मरेंगे तो हाथ खुला ही रह जाएगा। किया था जमा जाबाजों ने जिसको जां फरोशी से, रुपहले चंद टुकड़ों पर वो इज्जत बेच दी तुमने। कोई तुम सा भी बगैरत जमाने में कहाँ होगा, भरे बाजार में तकदीर मिल्लत बेच दी तुमने। इस देश की इज्जत को तुमने बेच दिया है। तो ये हम लोगों को, ये भ्रष्टाचार जो हमारे अंदर के हमारे वाइटल्स को खाए जा रहा है, हमारे अंदर को, देश को खोखला बना रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती और है हमारे सामने। एक इन सब में जो एक बहुत बड़ा आग में घी डालने वाले का काम कर रहे हैं और जो हाथ तापने की कोशिश कर रहे हैं, वो है इस देश का बहुत ही गैर जिम्मेदार मीडिया। मैं बहुत जोर, चाहे कोई मीडिया वाले सुन रहे हो ना सुन रहे हो, मैं ये बताना चाहता हूं कि इस देश में अज्ञानी मीडिया, टीआरपी ड्रिवन मीडिया, ये इस देश को बर्बादी के, वो उन लोगों की बातें सुनाते हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जिनकी कोई औकात नहीं है, जो जो गलत सलत काम करते हैं, लेकिन वो क्योंकि वो नेताजी हैं तो उनके भाषण को कि भाई आपको इसके बारे में क्या कहना है, अरे छोड़िए क्या कहना है, इनके जैसों को तो सिर्फ इनकी जगह होनी चाहिए जेल की सलाखों के पीछे। तो मीडिया जो है, 9/11 के बाद अमेरिका में तो मीडिया ने कुछ नहीं बोला, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, 26/11 के बाद, चाहे मालेगांव के बाद, समाज को बांटने की कोशिश सबसे ज्यादा मीडिया करता है। मुझे याद है कि कुछ दिन पहले मैं एक मीडिया कॉन्क्लेव में गया था, उसमें उन्होंने एक मिनिस्टर साहब को कैसे इंट्रोड्यूस किया कि ये उत्तर प्रदेश की सरकार के अकेले मुसलमान मंत्री हैं। हमने कहा क्यों भाई, ये मंत्री नहीं है, इनकी ये डेफिनेशन मुसलमान क्यों है, क्या ये भारतीय नहीं है? सबसे पहले जो है उसको भारतीय होना चाहिए, उसके बाद मुसलमान। वो अपनी पूजा पद्धति, घर में वो मुस्लिम रहे, घर में अपने वो हिंदू रहे, चाहे वो मकर संक्रांति को मना रहा है या ईद को मना रहा है, ये इससे हमें कुछ नहीं लेने देना होना चाहिए, क्या वो भारत के लिए काम कर रहा है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जिसमें हम लोगों को बहुत जोर से काम करने की जरूरत है। एक और जो चैलेंज हमारा जो है बहुत बड़ा है, वो है ये पोल्यूशन। ये मतलब जिसको कहा जाए कि ये जो इससे क्या है, हमारी आने वाली नस्लें खराब हो रही हैं। और इसका सबसे बड़ा जो पोल्यूशन का कारण क्या है कि हर कोई अपनी जिम्मेदारी को दूसरे पर ठाल रहा है। नदी को हम गंदा कर रहे हैं, अरे क्या है, कोई साफ कर देगा अपने आप, ये तो नदी बहती है, हो जाएगी। लेकिन भाई इसका पानी 10 आदमी पी रहे हैं, उनको क्या होगा, उनकी 10 नस्लें खराब हो जाएंगी। उड़ीसा में जो माइनिंग से पानी निकल रहा है, उससे ये रिकॉर्डेड है कि लोगों को बीमारियां हो रही हैं। जो IMR, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो देश में बढ़ रही है, पोल्यूशन की वजह से। तो इन चीजों पे कि ये देश हमारा है, इसमें मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, एक भारतीय और एक विदेशी के बीच का अंतर। कुछ साल पहले जब मैं फौज में था तो मुझे एक बार मौका मिला एक किसी कारणवश एक रेकी करने के लिए बॉर्डर एरिया में भूटान जाने का। तो हम लोग बैठे थे, एक पत्थर पर जाके बैठ गए। मेरे एक जो सूबेदार साहब थे वो हमारे साथ में, वो लोग खड़े हुए थे। तो एक बच्चा छोटा सा उधर 2-3 आके खड़े हो गए। तो सूबेदार साहब ने कहा, बच्चों से कहा कि भागो भागो इधर से जाओ। आज 50 साल हो गए, मुझे आज भी वो बात पूरी तरह याद है जो उस बच्चे ने जवाब दिया। उसने कहा, अरे हमारे देश में आके हमको जाने को कह रहा है। ये देश के प्रति प्रतिबद्धता होती है। और वही एक हमारे यहाँ जो हमारे इतिहास में पलासी की लड़ाई में सिर्फ 55 अंग्रेजों ने 20,000 की जो सिराजुद्दौला की फौज थे उसको हरा दिया, क्योंकि हमारे अपने अंदर के जो जयचंद और रमीचंद और आम्भीक थे, उन्होंने, और मीर जाफर थे, उन्होंने मरवा दिया। तो ये जो देश के प्रति एक प्रतिबद्धता आने की आवश्यकता, ये तब आएगी तो सफाई भी होगी, हम लोग एक साथ भी होंगे। इसमें मैं एक
रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता है, वो आपको कोट करना चाहिए, और वो आप लोगों के लिए एक चैलेंज होना चाहिए। उन्होंने लिखा है, ये कविता याद भी रखिएगा और इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। समर शेष है, क्योंकि ये जो मैंने अपने ये उदाहरण दिए हैं, ये एक लड़ाई है, ये एक हमारे लिए युद्ध स्तर की लड़ाई है। समर शेष है, नहीं पाप का पापी केवल व्याघ्र, नहीं समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र। सिर्फ शेर नहीं है जो जिसकी वजह से, शेर तो आया है, उसका तो काम है, वो अपना करेगा। जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। तो बच्चों याद रखो, ये देश तुम्हारा है। जब तुम आगे बढ़ोगे तभी तुम इन जो मुश्किलों से जूझ सकोगे। तो तटस्थ रहने की आवश्यकता नहीं है, आगे आने की जरूरत है। एक एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, वो ये कि आप सब मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हो गए। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो जो जरूरी है, आपको एक वेक्टर क्वांटिटी बनने की जरूरत है, स्केलर नहीं। स्केलर तो फोर्स है, वो किधर भी चला जाएगा, लेकिन वेक्टर के साथ दिशा आनी चाहिए। तो वहां से इस दशा से उस दिशा में हम कैसे जाएंगे, आज हम उसके बारे में ज्यादा बात करेंगे। तो प्रश्न जो मेरे दिमाग में है वो 3 है। कौन करेगा, कैसे करेगा, और किस दिशा में करेगा। 3 सवाल। कौन करेगा इस देश को आगे ले जाने का काम, कैसे करेगा दूसरा सवाल, और तीसरा किस दिशा में ले जाने की आवश्यकता है। पहली चीज तो है कौन करेगा में हमारे अंदर की जो माइग्रेंट टेंडेंसीज हैं, जिसको माइग्रेंट टेंडेंसी, जिसको मैं बोलता हूं कि हम लोग सब सोचते हैं कि जी मेरा गांव तो बाह तहसील में है, लेकिन मैं तो यहाँ लखनऊ में 100 साल से रह रहा हूँ। लेकिन लखनऊ मेरा नहीं, मेरा तो बाह है। बाह में कनपरी कमतरी जैतपुर इलाका मेरा है, मैं तो वहां का हूं। तो मैं वहां के बारे में, वहां मैं जाता नहीं, उसके बारे में सोचता नहीं हूँ यहाँ, क्योंकि मैं रह रहा हूँ। लेकिन ये मेरा देश नहीं, तो मैं नहीं रहूंगा। तो ये माइग्रेंट टेंडेंसी हम लोगों को निकालने की आवश्यकता है अपने दिमाग से। ये देश मेरा है, जैसा कि उस भूटानी बच्चे ने मेरे से कहा था ये देश मेरा है, वैसी बातें हम लोगों को करने की जरूरत है, हर भारतीय का कर्तव्य है। लेकिन उसमें भी खास एक है नौजवान का भूमिका। ये देश, हम लोग तो अपनी इनिंग्स खेल चुके हैं। हम लोग जो है अभी जो है, जिसको कहते हैं कि सही तौर में भारतीय परंपरा में हम सब वानप्रस्थ में हैं। जितने यहाँ पे आपसे बातचीत कर रहे हैं, सब ज्यादा से ज्यादा लोग वानप्रस्थ की स्थिति में हैं। आप लोग हो जिसका कि ये देश, और ये देश को आगे ले जाना आपको करना होगा। जिसका, जैसे कि वो जागृति फिल्म में था, तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो ये आपका देश है, और जो नौजवान करता है वही ये देश की तरक्की में सार्थक होता है। इसमें मैं एक चीज बताना चाहता हूं। एक कैनेडी साहब थे जो एक अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने एक चीज बोली थी, और वो हम सब के लिए जो होनी चाहिए, एक प्रतिबद्धता होनी चाहिए। आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू। वो समय चला गया जब हम कहे ये सरकार को हमारे लिए ये करना चाहिए, हमको लैपटॉप दे देना चाहिए, हमको मोबाइल फोन दे देना चाहिए, हमारे टैक्स हमारे पिताजी के बंद कर देने चाहिए, सड़क के बाईं तरफ चलने की हमें इजाजत होनी चाहिए, दाहिनी तरफ चलने की इजाजत होनी चाहिए। आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, से व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। ये आज आवश्यकता है हर भारतीय को ये कहने की कि मैं इस देश के लिए क्या कर सकता हूं, क्योंकि ये देश हमारा है। देश की प्रगति जो होगी वो हमारी प्रगति होगी। याद रखना, अगर देश नहीं रहा तो हम भी नहीं रहेंगे। 850 साल की गुलामी हमको ये याद दिलाती है बार बार कि हमारे साथ क्या अन्याय है, और उस अन्याय के भागीदार हम स्वयं हैं। वही बोला है, जैसे बोला ना, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। सिकंदर के लिए किसने दरवाजा खोला, बाबर के लिए किसने दरवाजा खोला, जब वो आ गए 55 अंग्रेजों के साथ कैसे प्लासी की लड़ाई जीती गई, कैसे बक्सर की लड़ाई में उन्होंने हरा करके दीवानी ले ली। तो ये चीजें जो हैं, आपकी विक्रमशिला जला दी गई, आपकी नालंदा जला दी गई, आपका इतिहास जला दिया गया। आज आपको सिखाया जा रहा है कि आप एक कमजोर जाति हो। कोई हमको ये नहीं बताता कि महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी की लड़ाई के बाद अपना पूरा साम्राज्य जीत लिया, केवल चित्तौड़गढ़ छोड़ के।
हम सबको ये सिखाया जाता है कि बहुत वीरता से लड़ा, उसका चेतक का घोड़ा था, ये था वो था, लेकिन वो मुगल से हार गया। बाबर देश में आया, 13 साल का लड़का जब था, तो समरकंद से आकर के अफगानिस्तान में पहुंचा, उसके बाद जब भारतवर्ष में आया, उसने उससे बड़ी फौज को हरा दिया। तो ये सब हमको एक कमजोर राष्ट्र बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ये जो हमें नहीं होना है, जिसके लिए हमको निडर, निर्भीक और मजबूत होना है। मजबूत होने के लिए सबसे जरूरी है कि हम लोग ज्ञान से मजबूत हों, क्योंकि याद रखना, किसी भी देश की असली ताकत उसकी इंटेलेक्चुअल ताकत है, और रेस्ट ऑल वर्चुअल। ये टैंक, तोप, घोड़ा, हाथी, ये सब जो है ये वर्चुअल है। आपके पास अगर दिमाग अच्छा है तो आप हर युद्ध में जीत जाओगे। हर चंद्रगुप्त के लिए एक चाणक्य की आवश्यकता है उसको युद्ध में जिताने के लिए। हर मिंग डायनेस्टी के लिए एक जरूरी है, उसके लिए उसके पास एक सुन त्जू होना चाहिए। हर अमेरिकन राष्ट्रपति के लिए, चाहे वो फ्रेडी ट्रूमन हो, चाहे वो उनके पहले रूजवेल्ट हो, एसएलए मार्शल या पैटन जैसा ऑफिसर होना चाहिए। तो ये आवश्यकता है हमारे यहाँ एक मजबूत शिक्षा की। तो ज्ञान अगर होगा, दूसरा अगर आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आप दुगना काम कर सकते हो। तो सेकंड थिंग जो है, फर्स्ट इज नॉलेज, सेकंड इज बहुत जरूरी जो है वो आपके लिए कि आपका शरीर बहुत स्वस्थ होना चाहिए, जिसके लिए स्पोर्ट्स एक और चीज देती है, एक दो चीजें बहुत अच्छी देती है। एक आपका कैरेक्टर बिल्ड होता है। वो जो अटल जी ने एक बोला था ना कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, तो जो ये लड़ने की ताकत है वो स्पोर्ट्स से आती है। कल जैसे इंडियन टीम ने जैसे कैपिचुलेट किया, ऐसे नहीं करते। ये वो रानी रामपाल की टीम जैसे हॉकी वाली थी कि हार गए लेकिन आखिर तक लड़ते लड़ते हारे। तो वैसी वैसी दम आनी चाहिए, वो स्पोर्ट्स देता है। स्पोर्ट्स देता है एक टीम में काम करने के लिए। भारतीय में हम लोगों को इतिहास में पढ़ाया जाता, फलाना आदमी बहुत मजबूत था, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। लेकिन क्या हम लोग भारतीय एक थे? अगर एक होते तो फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस में ही अंग्रेजों को उड़ा देते, क्योंकि हम एक नहीं थे। तो ये टीम स्पिरिट जो है वो स्पोर्ट्स बहुत अच्छी देता है। थर्ड थिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, कि आप हमेशा सोचते रहते हो कि कैसे इसको, लड़ाई को हम आगे बढ़ाएं। तो ये जो है, आपका शरीर मजबूत होना चाहिए, दूसरा आपका दिमाग तेज होना चाहिए। ये आपको एक गर्व देगा। और जो जिस आदमी में अपने लिए घमंड होता है वो खुद गलत काम नहीं करता है। इसमें फौज का दो प्रिंसिपल बहुत अच्छे हैं। नाम नमक निशान, एक तो ये प्रिंसिपल है। दूसरा है अपनी इज्जत, फैमिली की इज्जत, देश की इज्जत। ऑर्डर उल्टा है, देश की इज्जत, फैमिली की इज्जत और अपनी इज्जत। ये दो प्रिंसिपल हमेशा याद रखो। तो हम लोग पहले गर्व की बात करेंगे कि जो हम लोगों को आवश्यक क्या है, कि सबसे पहले अपने देश के ऊपर गर्व होना चाहिए, और तभी उसके बाद दुनिया के बारे में सोचना चाहिए। सेकंड, फैमिली, कि अगर मैं कोई गलत काम करूंगा तो मेरी फैमिली का कैसे नाम बर्बाद होगा। तीसरा, मेरा अपना नाम। अगर मुझ में गर्व होगा तो मैं कभी गलत काम नहीं करूंगा, और आई ऑलवेज बैठ जाऊंगा जाओ सामने इसके लिए बोलो। एक्सेलेंस के लिए। हाँ, बैठ जाओ, आप जब भी हम बैठ जाओ, मैं एक्सेलेंस चले पे जाऊँ। जाएंगे, मनीष कोई है काम वहाँ। अच्छा करेंगे, हाँ, तो जो नर्सरी के बगल में। जो जिसको एक और वो लीड अंग्रेजी में करवा भी कहावत देंगे, होती है, फिर बैठ के आप। सक्सेस बिगेट्स सक्सेस। अगर आप खुद सक्सेसफुल हो गए तो आपको और उसकी भूख बढ़ेगी। कह दो, वो करा देंगे। जैसे कि आपने वो अभी 83 मूवी देखी होगी, जिसमें कि वो दिखाते हैं कि जब इंडियन टीम गई थी तो वो ये तय करके नहीं गए थे कि हम जीते जातेंगे। वो सब किसी ने अमेरिका का टिकट ले रखा था। लेकिन जब वो एक अकेला आदमी था, वो कपिल देव, जिसने 175 रन न्यूजीलैंड के खिलाफ जब बनाए, नॉट आउट, जिम्बाब्वे के खिलाफ, नॉट न्यूजीलैंड, सॉरी, उसने पूरी इक्वेशन बदल दी, अपने से मजबूत टीम को कैसे हरा दिया। तो जब आपको अपने अंदर गर्व होगा तो आप ये कर सकोगे। दूसरा, नाम नमक निशान। नाम आपको गर्व देता है, भारतीय होना आपको एक गर्व देगा। आप किसी विदेश में आज जाइए, अगर आप, मुझे याद है कि जब मैं कई बार मुझे जाने का अवसर मिला, तो जितने ये बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, श्रीलंकन थे, वो कभी ये नहीं कहते थे कि हम लोग श्रीलंका के हैं या पाकिस्तान के हैं। वो कहते थे हम तो वो हिंदुस्तानी ओरिजिन के हैं, हिंदुस्तानी ओरिजिन, क्योंकि वो सच भी बोल रहे हैं, झूठ भी नहीं बोल रहे। क्योंकि पाकिस्तान का मतलब टेररिज्म से वो जुड़ जाते थे, आतंकवादी हैं ये तो।
बांग्लादेशी उनको कहते थे ये नंगा भूखा है, श्रीलंका की कोई औकात नहीं है, लेकिन भारतवर्ष का नाम था। तो ये जो गर्व जो आता है ना, नाम, नमक का हक अदा करना चाहिए हम लोगों को, हर एक को। और ये जो हमारे देश के अंदर जो जयचंद आते हैं, उनको हमें पहचानना, नाम, नमक और निशान। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, इस झंडे की शान आन न जाए, चाहे जान भले ही जाए। ये एटीट्यूड जब आएगा तो अपने आप हम लोगों को हमारी दिशा मिलने लगेगी। आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो नौजवान हैं, वो जो कर सकते वो कोई नहीं कर सकता। भगत सिंह सिर्फ 23 साल के थे। अलेक्जेंडर ने पूरी दुनिया को कब्जा करके वो 32 साल की उम्र पर मर गया। मैसेडोनिया, अगर कोई आप में बच्चों में से कोई नक्शे पे दिखा दे मुझे, तो मैं अपना नाम बदल दूंगा, वो नहीं दिखा पाएगा। वहां से चल के वो सतलुज तक आया और यहां से वापस गया, और सिर्फ 32 साल की उम्र थी। मनोज पांडे सिर्फ 24 साल के थे। नागालैंड का एक ऑफिसर था जिसका नाम था कैंगारूस, टाइगर हिल पे चढ़ते हुए मारा गया था। नागालैंड का, आप सोच लो, नागा बच्चा, और आखिरी शब्द उसके थे, मारो सालों को छोड़ना नहीं, जय माता दी, क्योंकि उसकी बटालियन का ये नारा था। तो आप सोच लीजिए कि ये जो नौजवान कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। तो मैं आपको इम्प्लोर करता हूं, आपको, आपसे आग्रह करता हूं कि आप भी इस देश की सुरक्षा के लिए जुटो। और एक जो बहुत आवश्यक चीज है, आपको हमेशा लोग कोशिश करेंगे याद दिलाने की कि आपकी जात क्या है, आपका धर्म क्या है, आपकी प्रांतीयता क्या है। जब तक हम लोग एक नहीं होंगे, विविधता में एकता नहीं आएगी कि सबसे पहले भारतीय। आप ये सोचो कि ये राष्ट्र बना ही ऐसे था। चाहे शंकराचार्य हैं जिन्होंने कि अपनी पीठ जाकर के भारतवर्ष के हर कोने में बनाई। धर्म का जो प्रचार हुआ है, वैदिक संस्कृति का जो प्रचार हुआ है, वो इसी प्रकार हुआ है कि जब ये जो ज्योग्राफिकल ये वेस्टफालिया वाला भारतवर्ष जो बना है वो 1947 में जरूर बना है, लेकिन सांस्कृतिक तौर पर, दार्शनिक तौर पर, सभ्यता के तौर पर हम एक राष्ट्र बहुत अनादिकाल से चले आ रहे हैं, सनातन धर्म से, सनातन परंपराओं से चले आ रहे हैं। तो ये जो है, इसको हमको काबू रखना है, क्योंकि सबसे पहले हमारा देश आत्मसात करता रहा है। इट इज इंक्लूसिव कंट्री। जहां ज्यूज आए वो यहाँ पे पार्ट हो गए, यहाँ पे पारसी आए वो इसके पार्ट बन गए, यहाँ पे जो यहाँ के धर्म भी जो यहाँ से निकले वो इस धर्म की रक्षा करने के लिए। और आप देखिए कि क्या, आपको दो बहुत बढ़िया उदाहरण देता हूं। एक 1947 की लड़ाई, भारतीय सेना के सेना नायक थे सैम बहादुर मैनेकशॉ, जो पारसी थे। ईस्टर्न आर्मी जिसने कि बांग्लादेश को फतेह किया था, वो थे जगजीत सिंह अरोड़ा, जो एक सिख थे। उनके जो एक्चुअल जो चीफ ऑफ स्टाफ थे वो थे जनरल जेफआर जेकब, जो कि यहूदी थे। लेकिन ये सब के सब भारतीय थे। जब इन्होंने ये तय किया कि मैं भारतीय हूँ, तभी इस देश को वो जीत दिला सके। दूसरा मैं उदाहरण देता हूँ, हमारी इज्जत देश दुनिया में कैसे है। कुछ वर्ष पूर्व में गया अबू धाबी में, वहां के क्राउन प्रिंस से मिला, और उन्होंने जो बात बोली जो मुझे बिल्कुल उस वक्त टच कर गई। उन्होंने कहा, आपका देश महान है, इसलिए हम इसकी इज्जत करते हैं। तो हमें लगा कि जैसे कि किसी के मिलने जाओ तो किसी का वो तारीफ ही करता है, उसको उसने हमारे चेहरे पे देखा होगा, पुअर एक्टर हूँ, फौजी हूँ, तो ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सका हूँ। तो उसको लगा कि इस गधे की समझ में कुछ आया नहीं, तो उसने मुझे फर्दर एक्सप्लेन किया। उसने कहा, देखिए आपके देश में राष्ट्रपति एक मुस्लिम है, तब डॉक्टर कलाम जो थे वो राष्ट्रपति थे। आपके देश के प्रधानमंत्री एक सिख हैं। आपकी देश की जो लार्जेस्ट पार्टी है, उस वक्त कांग्रेस पार्टी थी, उसकी नेता श्रीमती सोनिया गांधी एक कैथोलिक क्रिश्चियन है। और आपके देश में 85% हिंदू हैं, लेकिन ये देश एक है। तो इसलिए हम आपकी इज्जत करते हैं। तो हमारी, याद रखना आप लोग, आपके अंदर ये जो डिविजन करने के ये जो नेता पेता आते हैं, इनको पीछे से एक लात लगाने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग जब एक होंगे तभी ये देश तरक्की करेगा। ये भूल जाओ कि कौन, क्योंकि हमारी इज्जत भी इसी वजह से है। और ये हमारी,
और ये आज की नहीं है। जो आपको धर्मगुरु भी सिखाने की कोशिश करते हैं वो आपको गलत बता रहे हैं। ऋग्वेद में कहा गया एकम विप्रम बहुधा वदंती, सत्य एक है, पहुंचने के रास्ते अनेक हैं। इससे बड़ी सेक्युलरिज्म की कोई या धर्मनिरपेक्षता की कोई डेफिनेशन हो नहीं सकती जो हमारा वैदिक कल्चर है। तो हमें इसको याद रखना, हम लोग एक हैं। जब तक हम एक होंगे तभी एक मजबूती। आप लोगों को याद होगा बचपन में आपने कहानी सुनी होगी कि एक बुढ़ा जब मरने जा रहा था तो उसने अपने सातों लड़के जो आपस में लड़ते रहते थे बुलाया और लड़कों से कहा कि भाई हमको तुम लोग क्यों लड़ रहे हो। उन्होंने कहा नहीं, हम अपनी अपनी रास्ते पे चलना चाहते हैं। तो उसने उनको क्या किया, एक एक डंडी दी, सबने उसको तोड़ दिया। अगले बार उसने 7 डंडियों के साथ बांधे कि इसको तोड़ो, कोई नहीं तोड़ पाया। तो सबसे जरूरी ये है कि हम लोग एक हैं। एक दूसरे की मदद करना, वो जो एक राज कपूर की एक पिक्चर पुरानी है जिसमें एक साहिर लुधियानवी का एक लिखा हुआ गाना है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। आप देखो क्या खुशी आपको मिलेगी जब एक दूसरे के साथ मिल के हम करेंगे। या आपको वो याद है चक दे इंडिया का डायलॉग, जिसमें कि वो लड़की जो हमेशा इंडिविजुअल खेलती थी वो पास देती है दूसरी लड़की को, कहते दिखा दे लौंडे को, और वो स्कोर करती है। और वो टीम क्या है, टीम के साथ थी। आप हिंदुस्तान की फौज में उन्होंने गलवान इतना बड़ा किया, क्या आप किसी सिपाही का नाम जानते हो? नहीं जानते होंगे, लेकिन वो सबने मिलकर उन चीनियों की जान निकाल दी। तो ये तभी हो सकता है जब हम लोग आपस में सहयोग से रहेंगे। एक चीज बहुत जरूरी जो है, निडर होना। एंड निडर होना ये बहुत आवश्यक है। अक्सर क्या होता है कि हम लोग डर जाते हैं समाज के प्रेशर से, घर के प्रेशर से, दोस्तों के प्रेशर से। मैंने बहुत से बच्चों को सिगरेट पीना शुरू करते हुए देखा, यार सारे दोस्त पी रहे थे तो मैं भी ने कहा, लोग कहेंगे यार ये बड़ा मॉडर्न नहीं है, तो मैंने सिगरेट पीना शुरू कर दिया। अरे भैया अपनी सेहत से तुम खुद खिलवाड़ कर रहे हो। तो ये जो है एक, जिसको कहते हैं कि एक राइचियसनेस होनी चाहिए हमारे अंदर, और वो निर्भीकता, सत्य के लिए बोलने की ताकत। वो शिवमंगल सिंह सुमन का एक मुझे कविता याद है, बहुत अच्छी कविता है, आप लोगों को मौका मिले जरूर पढ़िएगा। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। तो अगर जब इस तरह से आप चलोगे तभी आप तरक्की कर सकोगे। डरना नहीं। जब तक यूथ का जो सबसे बड़ा फायदा ही है नौजवान का, कि वो चांस ले सकता है, उसको बैगेज नहीं है कि यार पहले ये किया था तो इसमें ये गड़बड़ हो गई थी। वो जब आप चांस लोगे तभी आपकी सफलता मिलेगी। एक दो शब्द मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, एक एटीट्यूड और एक एप्टीट्यूड। आप में जो जरूरी है सही दिशा पाने के लिए, वो उसमें जो पहली चीज क्या है, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, सीखने की ललक। अगर आपके अंदर सीखने की ललक है तो कोई चीज असंभव नहीं है। ये मैं मानता हूं कि अभी आप बच्चे हो, आप अभी सीख रहे हो, हमारी उम्र तक आओगे तो आप भी ज्ञानी हो जाओगे। जैसे मैं भाषण देने की कोशिश कर रहा हूं, आप भी देने लगोगे। लेकिन सबसे जरूरी चीज ये है कि आपको एक एप्टीट्यूड होना चाहिए सीखने के लिए। और दूसरा एटीट्यूड कि आपका हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड, मतलब जिसको कहते हैं कि संरचनात्मक संरचनात्मक सोच होनी चाहिए कि भाई जरूर होगा। तो इसके लिए जरूरी है कि रोज सुबह जब उठो तो ये सोच के उठो कि कल का दिन अच्छा था लेकिन आज का दिन और अच्छा होगा। आप देखो कि ये पॉजिटिव एनर्जी आपको देगा। उसी तरह रात को जब सोने जाओ तो ये मंत्र हमेशा याद रखना कि पहले बोलो कि आज का दिन बहुत अच्छा था और मुझे ये सफलता मिली, कर और सफलता मिलेगी। तो ये एटीट्यूड अगर आपका सही होगा और उसके साथ अच्छा एप्टीट्यूड होगा तो आप ज्ञान और एक्सेलेंस के रास्ते पे बढ़ते रहोगे। और जैसा मैंने बोला है कर्तव्य निष्ठा, आपका आप लोग एक छात्र हो, छात्र का कर्तव्य है ज्ञान अर्जन करना। अपने गुरुजनों का आप इज्जत करो, पढ़ाई में पूरा मन लगाओ, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि इंटेलेक्चुअल पावर जो है देश की पावर है, बाकी कुछ नहीं है। तो अभी आपको बहुत ज्यादा सोचने की नहीं, इसकी जरूरी है। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, वो ये कि इन सब में जो एक बहुत आवश्यक चीज है वो है नेतृत्व। नेतृत्व जो शब्द है ये नेता शब्द कहां से आया, नेत्र से आया है। नेत्र का मतलब क्या, आंखें।
तो जिस देश की आंखें ही गलत डायरेक्शन में होंगी, उसको सही चीज कहां से दिखाई पड़ेगी? तो हर समाज की प्रगति के लिए और सही दिशा देने के लिए एक अच्छे, कर्मठ, योग्य, निर्भीक, मजबूत और एक विजनरी नेतृत्व की आवश्यकता होती है। ये देश का गौरव है इस वक्त, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे इस देश के जो आज के जो नेता हैं, वो बेलौस, जो नेता अपने बारे में पहले सोचने लगता है अपने परिवार का, वो नेता नहीं है, वो ट्रेडर है, अपनी पोजीशन को ट्रेड कर रहा है। तो आज हमारे यहाँ एक ऐसा नेता है जिसने अपने परिवार तक को छोड़ दिया। उस नेता का की बहुत आवश्यकता है इस देश को। दूसरे, जो अभी हमारे प्रदेश के एक नेता हैं, इनका मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुछ साल पहले मैंने जब ये इनके दो उदाहरण मैं दूंगा जो इनसे मेरे जो मैंने इनके बारे में सुने हैं या खुद देखे हैं। एक तो ये जब सुना, जब ये मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले इन्होंने खड़े होकर के अपना कुर्ता अपने मंत्रिमंडल को दिखाया और कहा कि देखो इसमें दोनों तरफ कोई जेब नहीं है, तुम लोग भी 5 साल के लिए अपनी जेबें सिलवा लो। तो भ्रष्टाचार के ऊपर उनका इतना सख्त रवैया था। और जैसे मैंने बोला, ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और उन्होंने पिछले 5 साल में प्रूव किया है भ्रष्टाचार से लड़ने की ताकत रखते हैं। 5 साल में उनके अगेंस्ट एक चार्ज नहीं आया कि फलाने जगह ये हो गया, फलाने जगह ये हो गया। दूसरा, 2018 में किसी विशेष में मुझे इनसे मिलने का मौका मिला, तो इन्होंने उस वक्त कहा कि आप फौज से जितने डॉक्टर हमको दिलवा सकते हो वो दिलवाइए, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में 20 मेडिकल कॉलेज और 200 हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं। आप ये सोच लीजिए कि अगर ये लिए जाओ चाहे अगर ठीक है, टाइम लगेगा, लेकिन जब ये बनेंगे तो इस देश में कितनी तरक्की होगी। हेल्थ सेक्टर पूरी तरह से काबू में आ जाएगा। अगर किसी देश की हेल्थ अच्छी होगी तो अपने आप तरक्की करेगा। तो ये जो दो विजनरी लीडर्स हैं, ये कॉम्बिनेशन बहुत ही, इसको कहते हैं डेडली कॉम्बिनेशन है दुश्मन के लिए, और हमारे लिए इस सौभाग्य का विषय है। तो हम लोगों को चाहिए कि इनके जो बताए हुए जो डायरेक्शंस हैं उसमें अगर हम चलेंगे तो ज्यादा तरक्की करेगा देश। अंत में फिर से मैं कहूंगा वही जो कि दिनकर ने कहा है, समर शेष है बच्चों, याद रखो लड़ाई अभी शुरू हुई है। समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याघ्र। जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। तो ये चुप बैठने का समय नहीं है, निश्चेष्ट होकर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इसी तथ्य पे कौरवों से पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारतवर्ष में कल पांत का कारण हुआ। याद रखिए, हम लोग जब एक साथ कभी भी गलत के साथ नहीं चलेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, देश हमेशा तरक्की करेगा। आप सबने मुझे बोलने का मौका दिया, आपसे बात करने का मौका दिया, इसके लिए मैं आप सबका बहुत ही आभारी हूं। और मैं अंत में यही कहूंगा कि हम सबको मिलके एक ही काम करना है कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। इस झंडे की आन न जाए, इस झंडे की शान न जाए, चाहे जान भले ही जाए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेजर जनरल चतुर्वेदी सर। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके उद्बोधन से जो ऊर्जा आपने हम सबके, खास तौर से हमारे युवा वर्ग के बीच में जो उत्पन्न करने की कोशिश की है, वो 100% साकार होगा और यह ऊर्जा पूर्ण रूप से संचारित भी होगी। नवयुवकों को, जो हमारे देश के नवयुवक हैं, उनमें देश के निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता और भी तटस्थ होगी। फोटो लेके एक बार और भेज दूंगा, 5 मिनट से। भारत की भावी जो आशाएं हैं उन इन्हीं नवयुवकों के ऊपर आधारित हैं। मैं इनके लिए, अपने युवा वर्ग के लिए कुछ लाइन कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि किसी ने लिखा है कि जब जब संकट घिरे देश पर, किसने वक्ष अड़ाए हैं, देश प्रेम की बलवेदी पर किसने शीश चढ़ाए हैं, प्यासी धरती को श्रम जल से कौन सींचता आया है,
किसने सपनों के सोनों से भारत माँ का रूप सजाया है। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं बिठा लो। और मैं ऑडियंस से ये आग्रह करूंगा कि अगर किसी के मन में शंका हो, कोई विचार हो, कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछें। ये इसकी वजह से मैं नहीं आ रहा हूँ, ये 3 ही है, वहां तक आते आते ये प्रिंस ठाकुर का एक सवाल है, सर हाउ टू लर्न कंटिन्यूअस विथ फोकस। नीरज चतुर्वेदी सर, आपके Yes, सागर yes. वक्तव्य के बाद कुछ सवाल हैं बच्चों के। हाँ, हाउ टू लर्न it'll be an honor and privilege to answer कंटिन्यूअसली them. विथ फोकस। Okay, the first question is how to remain focused and continuously work. You know, you have to define and redefine yourself. You know, what is the ये जैसे, क्योंकि अंग्रेजी में प्रश्न है तो मैं अंग्रेजी में उत्तर दूं या हिंदी में इसको दूं उत्तर? हिंदी में दे दीजिए सर, हिंदी। अच्छा, हिंदी में दे देते, वाइडर ऑडियंस को मिलेगा। देखिए, ऐसा ये बच्चों, ये एक चीज हमेशा याद रखिए कि जीवन में हर स्टेज पे जो देश, काल, परिस्थिति, 3 चीजों पे आपकी जो कार्यशैली निर्भर करती है। देश, काल, परिस्थिति। एंड देश का मतलब ये नहीं कि भारत, देश का मतलब होता है जहां पे आप रह रहे हो। अगर कोई नोएडा में रह रहा हो तो वहां की अलग समस्याओं, कोई लखनऊ में रह रहा हो तो उसकी अलग समस्याओं, कोई चेन्नई चला जाएगा, भाषा की, खाने की, इसकी बहुत सी अलग। तो देश, काल, समय क्या डिसाइड करता है कि आपका टेक्नोलॉजी कहाँ पे पहुंची हुई है, आपकी टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ी हुई है, क्या आप एआई में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर सकते हो, या आप अभी भी पेन पेंसिल पे काम कर रहे हो। तो देश, काल, और तीसरा परिस्थिति, सर्कमस्टांसेस, कि आपके पास क्या संसाधन है, आपके पास क्या संसाधन है, क्या आपको अपने माँ बाप की देखभाल करनी है, बीमारी की देखभाल करनी है। तो इन चीजों का, जब 3 चीजों से समय से आप परिभाषित होते हैं आपके काम। तो जो चीज बिल्कुल टाइम स्पैन में, जिसको आपने रिजिड कर दिया, कास्ट इन स्टोन जिसको बोलते हैं, तो बात नहीं बनेगी। 6 बजे आओ। कि अगर आज हम बात करने लगे कि जो 1940 में चल रहा था उसी तरह से सोचने लगे तो बात नहीं बनेगी। आज हमको नए ढंग से सोचना है। तो ये जो फोकस लाना है आपको, नए चैलेंजेस के साथ नए तरह से सोचने की, तो दिमाग को फ्लेक्सिबल। तो 2 चीजें होती हैं, एक अंग्रेजी के मैं 3 शब्द आपसे कहूंगा और उनके बाद आपको फर्दर इसको एक्सप्लेन करूंगा। एक होता है रिजिडिटी, एक होता है फ्लेक्सिबिलिटी, और तीसरा होता है प्लायबिलिटी। यानी कि मतलब रिजिडिटी ये है कि भाई मेरे पिताजी ने कहा है कि तुमको सड़क से बाएं चलना है, चाहे वो लाइट ग्रीन हो चाहे रेड हो। तो क्या होगा कि रेड लाइट पे, क्योंकि पिताजी ने तो ये नहीं कहा था कि रेड लाइट पे रुकना है, उन्होंने तो कहा था चलते रहना, चलते रहो, तो नुकसान हो जाएगा। और फिर होगा इधर से गाड़ी आई, उधर से आई, तो अब मैं डर जाऊंगा, तो मेरा फोकस भी टूट जाएगा। तो अगर समय के साथ आप चलोगे हैं, तो ये जो है रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज फ्लेक्सिबिलिटी, कि आप कैसे समय के मुताबिक अपने को ढाल सकते हो। अगर आप पढ़ने आए हो चेन्नई में, तो जहाँ की अंग्रेजी जानना आवश्यक है, तो आपको थोड़ा सीखने की कोशिश करनी पड़ेगी, तमिल सीखने की कोशिश पड़ेगी, क्योंकि आप बाजार में जाओगे तो कोई चीज लेने तो आपको तमिल सीखनी पड़ेगी। वही आप जब अगर स्पेन में चले जाओगे तो आपको स्पेनिश आनी चाहिए। कोई आप जर्मनी में चले जाओगे तो आपको जर्मन आनी चाहिए। तो जो समय के साथ ये बदलाव आते हैं खान पान में, क्योंकि नहीं तो आप ऑड रहोगे। एक मशीन का उदाहरण मैं देता हूँ। मशीन में अगर देखिए, उसमें इतने मूविंग पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट उल्टी दिशा में चलने लगे तो क्या होगा, वो टूट के गिर जाएगा। तो आवश्यक ये है कि उसको समय समय पे आप तेल डालते हो, जिससे कि वो खुले नहीं, समय समय मशीन जो है चलती रहे। तो ये जो फोकस रखने के लिए आवश्यक ये है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन और रीडिफाइन करते रहिए। जैसे कि आज हम लोग बात कर रहे हैं कि आवश्यकता है कि हमको अपने आंतरिक सुरक्षा पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। हो सकता है कल भारत एक नई हमारी आइडेंटिटी बन जाए, जो हर कोई भारतवर्ष में भारतीयता की तरह बात करने लगे, तो आवश्यकता क्या होगी कि वो, फिर मैं वो एक बहुत पहले, मैंने थोड़ी देर पहले एक शेर बोला था, वहां से ही शुरू करता हूँ। सबसे पहले मर्दबन हिंदुस्तान के बाद से, हिंद जाग उठे तो सारे जहां के वास्ते। तो पहले आपने क्या किया, हिंद के लिए काम किया, फिर क्या किया, दुनिया के लिए।
आप देखिए कि तालिबान से आपका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अफगान पीपल से था। तो जो ऑब्जेक्टिव था वो रिमेन सेम। मेथोडोलॉजी चेंज कैसे की आपने? पहले आप अफगान सरकार की मदद कर रहे थे, आज अफगान पीपल की मदद कर रहे हो। तो ये फोकस लाने के लिए आवश्यकता है कि समय समय पे, अभी आप 12वें में पढ़ रहे हो तो अभी आपका पहला उद्देश्य है कि आपको 12th पास करो। 12th पास करते ही आपके साथ साथ आप सोचने लगे किसी को इंजीनियरिंग में जाना होगा, किसी को मेडिकल में जाना होगा, कोई कह रहा होगा नहीं तो मैं तो प्योर साइंस पढ़ूंगा, कोई कहेगा नहीं जी मैं तो कॉमर्स में जाना चाहता हूँ। तो आप उसके आगे सोचने लगे। लेकिन जिस दिन आप 12th पास करोगे, आप कॉलेज में जाओगे, तो आपका ढंग से सोचना, यहाँ आपके टीचर आपको रोज नोट्स देते हैं, कॉलेज में जाओगे वो लेक्चर देगा, फिर आपको अपने आप दूसरे ढंग से सोचना पड़ेगा। तो ये समय के साथ जो है, ये आपको अगर आप रीओरिएंट करते रहोगे तो आपका फोकस बना रहेगा। लेकिन आप यही कहोगे जी नहीं मेरे तो बीकॉम में तो आ गया हूँ, लेकिन वहां तो मास्टर साहब नोट्स दे देते थे, यहाँ तो कोई नोट्स देता नहीं, मैं कैसे पढ़ाई करूं? तो आपका फोकस टूट जाएगा। तो फोकस के लिए जरूरी है कि समय के साथ अपने आप को ढालते रहने की जरूरत है। नए दिशा, जो दिशा सेम है, नए परिवेश में। आपने देखा गर्मी में आप जो टी शर्ट पहन के चलते हो, जाड़े में आप स्वेटर पहन लेते हो, क्यों भाई? फोकस रखने के लिए आपको जरूरी है कि समय के साथ बदलना चाहिए। सबसे बड़ा आपको एक और इसमें बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं, हमारा धर्म जो है सनातन क्यों कहलाता है, जिसका ना आदि है ना अंत, क्योंकि ये इसके समय के साथ बदलता रहा है। अनलाइक मेनी अदर जो अब्राहमिक कल्चर्स एंड ऑल दोस थिंग्स, मोनोथीसिस जितने धर्म हैं, वहां कुछ नहीं, वहां एक जो बोल दिया, हमारी किताब में ये लिखा है, इसके अलावा सब कुछ झूठ है। तो फिर आप समय के साथ बदलोगे नहीं तो आप आउट ऑफ फोकस हो जाओगे। तो इसलिए जरूरी ये है कि हम लोग हमेशा फोकस में तब रहें, क्योंकि समय के साथ बदलते हैं। एंड प्लायबिलिटी कौन सी होती है? तीसरा मैंने शब्द एक बताना चाहता था कि आप हर जगह दो जान हो जाओ, झुक जाओ, नहीं। आपकी रीढ़ में दम हमेशा रहनी चाहिए, सोचने का मादा हमेशा रहना, तब फोकस रहेगा। तो बी फ्लेक्सिबल बट नॉट प्लायबल, नॉट रिजिड, देन यू विल बी ऑलवेज बी ऑन द राइट पाथ। बहुत इस देश की दशा और दिशा के बारे में सर चतुर्वेदी सर आपने बहुत ही सारगर्भित जो वक्तव्य दिया है, उससे वाकई बहुत, मैं तो बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, बच्चे भी बहुत इम्प्रेस्ड होंगे। अभी किसी का कोई और सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं। एक सवाल कोई संतोष चाहर जी हैं, वो शायद छात्र नहीं है, तो उनका सवाल था वो धर्म के ऊपर है, बट आई डोंट थिंक इस फोरम में जो है उस सवाल को हम ले सकते हैं, क्योंकि धर्म जो है अलग ही चीज है। हमारा उद्देश्य तो ये बताना है कि देश की दशा क्या है और हमें किस दिशा में जाना है, उसके लिए आपने जो बताया। और कोई किसी छात्र का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, खुद पूछ सकते हैं अनम्यूट करके, या किसी सज्जन का कोई सवाल है। सवाल तो नहीं है सर जी, लेकिन मैं एक आग्रह जरूर करना चाहता हूं कि ये चूंकि पहली इस अपने तरह आप की को मीटिंग प्रपोज की गई है, जी और इसको वैसे मैंने रिकॉर्ड करने की भी कोशिश की है, मैं अपने प्रोजेक्टर के थ्रू जो बाकी स्टूडेंट्स को भी दिखाऊंगा, लेकिन प्रयास ये किया जाए कि टाइम टू टाइम जब सुइटेबिलिटी हो और इस तरह की मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाए। नई जनरेशन को दिशा डायरेक्शन की जो जरूरत है वो आप लोगों के अनुभव से ही मिलेगी। इन्होंने जो समय देखा नहीं है उसको सिर्फ ये किताबों में पढ़ के संतोष नहीं होता है, प्रैक्टिकली जैसा जनरल साहब ने अभी बताया है। मैं इसीलिए अपने ऑफिस में बैठ के अलग बैठ के सुन रहा था और रिकॉर्डिंग कर रहा था कि इस चीज की आज बहुत आवश्यकता है। ये नई जनरेशन जो है वो भटक रही है, रास्ता ढूंढ रही है। अगर सही रास्ता देने वाला इन्हें इसी तरह का मौका और स्पीचेस मिलती रहेंगी तो मुझे विश्वास है कि ये नई जनरेशन, जिसको हम बचपन में कहते थे ना कि बच्चा बिल्कुल कच्ची लकड़ी होता है, जैसे चाहो वैसे मोड़ दो, ये वो जनरेशन है इस समय 12th क्लास तक की, इन्हें हम जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। और राष्ट्र की दशा और दिशा के बारे में इनको समय समय पर इसी तरह से ऑर्गेनाइज करके अगर हम मीटिंग करते रहेंगे तो परिवर्तन जरूर मिलेगा। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। मैं अपने चतुर्वेदी साहब का, जनरल साहब का बहुत धन्यवाद करूंगा। उन्होंने इतने बारीकी से उदाहरण दे करके जो चीज समझाई है। आज मुझे एक चीज की और याद आई कि लर्निंग इज द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। सीखना जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया में, ये बात बहुत चरितार्थ हुई है। और मैं चाहता हूं कि मेरे सर्वोदय विद्यालय के बच्चे, हमारे और ऑर्गेनाइजेशन अप्सा के बच्चे इसको बड़ी अच्छी तरीके से सुन रहे थे और जरूर अपने जीवन में उतारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक गालिब का सर बहुत बढ़िया शेर है। वो सर कहते हैं, मेहरबा हो के बुला लो मुझे चाहे जिस वक्त, हाँ हाँ मेहरबा क्या हो बोले के बुला लो मुझे चाहे जिस वक्त, मैं सर गया वक्त नहीं हूं फिर आ ना सकूं। आप सर आदेश करेंगे हम आपके साथ जरूर होंगे। अरे सर ये सौभाग्य हमें मिलेगा कि मैं अपनी इस सर्वोदय प्रांगण में एक बार जो है अपने बच्चों को आपका मोटिवेशन ऐसे We'll call it a day. सर धन्यवाद सर, धन्यवाद सभी ऑडियंस का, जिन लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाला और हमारे इस मुहिम में शामिल हुए। आप सभी का पुनः एक बार फिर स्वागत और धन्यवाद। वंदे आपका भी मातरम। सर बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे आपने इस तरह की मीटिंग ऑर्गेनाइज करके हम लोगों को एक रास्ता दिखाया। आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद सभी को। One more question is there. I जय want हिंद। to ask रमेश कुमार निर्वाण है कोई, उन्होंने पूछा, I want to ask that our books should change or not, because mostly our books have not our correct history. ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये हमको अपनी विरासत, अपनी हेरिटेज को रिक्लेम करने की बहुत आवश्यकता है। इसमें मुझे किसी तरह का कोई शक शुबा नहीं है। एंड क्योंकि आप याद रखिए, जो हमारी किताबें होती है, इतिहास की किताबें विशेष तौर पर, ये सिर्फ विक्टर्स द्वारा लिखी जाती है। जो जीतता है वही लिखता है। एक आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ, इससे मैं आपकी बात को, अपनी बात को प्रूव करने की कोशिश करूंगा। बैटल ऑफ एडिपस के बारे में कहा जाता है कि उस पे आके उस लड़ाई में सिकंदर जीता और पोरस हार गया, और पोरस को जब पकड़ के लाया गया जंजीरों से बांध के सिकंदर के सामने, तो उसने कहा तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। उसने कहा एक राजा के साथ करता है। लेकिन उसके बाद के जो एग्जाम्पल था, तो उन्होंने कहा कि उसकी फौज ने, सिकंदर की फौज ने ऑलमोस्ट रिवोल्ट कर दिया कि हम साथ नहीं जाएंगे, और उन्होंने कहा कि हम तो जी वापस जाएंगे, क्योंकि आगे मगध का साम्राज्य है वो इससे भी तगड़ा है ना। ये हमको सिखाया जाता रहा है। इससे बड़ी भ्रांति हो सकती है? कतई नहीं। वो ऐसा क्रूर राजा था सिकंदर। वो एक ऐसी आंधी था, उसके रास्ते में जो आता था वो या तो उसको आगे मार दिया जाता था या वो गुलाम बना दिया जाता था। एक राजा को राजा की तरह छोड़ने की वाला राजा नहीं था। इसका मतलब ये इतिहास की ये भ्रांति है। दूसरी, मैंने उस राणा प्रताप का आपको एग्जाम्पल दिया था। तो जो हम लोगों के यहाँ ये सिखाया जाता है, तो ये इतिहास के इन पन्नों को रिसर्च भी, लेकिन ये नहीं, मैं इसमें बहुत ही गंभीर प्रश्न है। और मैं चाहूंगा, जैसा कि सान्याल साहब जो हमारे अभी प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनके अगर आप कुछ लिटरेचर को पढ़ें तो हमको पता चलेगा बहुत सी चीजें वो भ्रांतियां क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारतीय इतिहास को हमको एक बार फिर से वो दिखाने की आवश्यकता है, जिसमें अभी तक हमें क्या दिखाया जा रहा है कि इंडिविजुअली हम बहुत वीर थे, बट एज ए देश हम बहुत कमजोर थे, क्योंकि जो भी देश में आया वो हमको कब्जा ही कर लिया उसने, है। तो ऐसा नहीं है। ऐसा अगर होता तो ये कब का वो जो है ना, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं, हमारी हस्ती अब तक मिट चुकी होती। बहुत से देशों की हस्तियां मिट गई। कहाँ गया मेसोपोटामिया, किसी को नहीं मालूम। कहाँ गया बेबीलोन, किसी को नहीं मालूम है। तो लेकिन जो आवश्यकता है इस इतिहास को रिविजिट करने की, जिससे कि हम अपने जैसे एक और मैं आपको बहुत उदाहरण देना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक टूटी बिल्डिंग की एक फोटो देखी, और जब मैं उसको नजदीक से देखा तो पता चला कि वो एक व्यवसायी थे पंजाब के, जिनका नाम था टोडरमल। ये राजा टोडरमल नहीं, एक दूसरे थे। तो टोडरमल की हवेली है। तो वो हवेली, उन्होंने कहा वो क्या है, टोडरमल का इतिहास क्या था। गुरु गोबिंद सिंह जी के जब 2 बच्चों को दीवार में चिनवाया गया, तो उनको डिसेंट बरियल देने के लिए उन्होंने जो वजीर खान था उससे कहा, तो उसने कहा कि नहीं जी, आप जमीन पे जितनी मोहरें डाल सकते हो उतनी जमीन दे दूंगा। तो उन्होंने कहा कोई मतलब एग्जैक्ट अमाउंट मुझे याद नहीं है, लेकिन 793 वगैरह कुछ गोल्ड मोहर उन्होंने जमीन पे जो उनके पास ही उन्होंने रखी,
और उतनी जमीन दी गई जिसमें कि उन 2 साहिबजादों को उनका लास्ट राइट्स किए गए। वो आज की तारीख में करीब 197 करोड़ ऐसा कुछ वो अमाउंट है, लेकिन किसी को नहीं मालूम है। इतिहास के ये पन्ने जो कि हमारी एक दूसरे को हमको एक गर्व देते हैं, इतिहास के वो पन्ने जिससे कि हमको लगता है कि हम एक दूसरे के लिए थे, क्योंकि वो टोडरमल तो हिंदू थे। तो आज जो हम लोगों को सिखाया जाता है कि वो हिंदू मुसलमान, वो सब कुछ नहीं था। एक दूसरे के प्रति जो मैत्रीय का भाव था वो उन्होंने किया, और उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति दे करके आज उनकी टूटी हुई है बिल्डिंग, उसको ठीक करने की आवश्यकता है। तो क्या ये सब काम हमको कर सकते हैं? ये इतिहास को जब तक हम रिविजिट नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। तो ये मेरा मानना है कि हमको इतिहास को रिविजिट करने की जरूरत है। अरविंद जी। हाँ जी, थैंक यू। हाँ जी, बोलिए। आपकी तरफ से कुछ? मैं सारे छात्रों की तरफ से आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि जैसे सभी छात्र आज स्कूल में हैं और कल को कॉलेज में जाएंगे, तरह तरह की विचारधाराएं उनको बताई जाएंगी, तरह तरह के लोग बोलेंगे, तो एक छात्र उसमें कैसे पता लगाए कि राष्ट्रहित किसमें है? इस पे आप बताइए। देखिए, एक रहीम का दोहा है, वही सबसे सही है, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ। अपने आप ये अपने विवेक का उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब तक वो किसी भी, देखिए विचारधारा दक्षिणपंथी हो सकती है, विचारधारा मध्य मार्गी हो सकती है, विचारधारा वाम मार्गी हो सकती है, लेकिन जो विचारधारा देश के हित में है, समाज के हित में है, वो एक विचारधारा होगी। तो किसी तरह से किसी पे, बच्चे पे ये थोपने की कोशिश करना कि नहीं तुम ये, आप देखिए वो नहीं मानेगा, कुछ दिन के बाद वो सोचने लगेगा। ऐसे बहुत सारे भारतीय समाज में वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने कम्युनिस्ट से अपनी जर्नी शुरू की और अंत में वो पूरी तरीके से एक दूसरी विचारधारा में पहुंच गए। मोहम्मद इकबाल ने क्या लिखा था? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले है इसकी गुलसिता हमारा है। उन्होंने ही वो मिली तराना बाद में लिखा, उन्होंने ही वो वतनियत लिखी। तो वो जो विचारधारा जो बदलती है, ये समय देश काल परिस्थिति से बदलती रहेगी। तो जितना आप पढ़ेंगे बच्चे, इसीलिए मैंने बोला कि इंटेलेक्चुअल पावर इज द रियल पावर, रेस्ट ऑल इज द वर्चुअल पावर। जितना वो पढ़ेंगे, जितना अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे, उतना ही अच्छा होगा। और इसमें हम लोगों को उन पे कोई विचारधारा थोपने का कतई प्रयास ही नहीं करना चाहिए। उनको सही और गलत बताने की जरूरत है, जिससे कि निर्णय वो अपने आप ले सकते हैं। अगर कुछ कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं ग्रोथ में, कुछ कार्डिनल पॉइंट्स हैं, ना उनके बाएं जाना ना दाहिने जाना है। वो मैं पहले भी एक बार कह चुका हूं, मैं दोबारा कहूंगा, निंदन्तु नीति निपुणः यदुवा स्तुवन्तुः लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टं मरणो मत्तु अद्ये वा युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रचलन्ति पदम न धीरा। कोशिश से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपना विवेक खुद इस्तेमाल कीजिए। उस विवेक से आप अपने आप एक विचारधारा पे, सही विचारधारा पे, लेकिन पढ़ने की आवश्यकता है। अगर आप उस जिस विचारधारा के आप नहीं भी कायल हो, उसके आप अगर पॉइंट्स पढ़ोगे और उससे आपको कुछ अगर मिल जाता है, तो अपने आप में आत्मविश्वास रखने की आवश्यकता है कि हमें डरना नहीं चाहिए। तो मेरे हिसाब से देश हित सबसे बड़ी विचारधारा है, रेस्ट ऑल वेज टू मीट, जिसको बोलते हैं ना, सत्य एक है, पहुंचने के रास्ते अनेक हैं। तो देश हित एक है और बाकी सब रास्ते हैं। आप रास्ता कोई भी चूज कर लो, वो रास्ता जो आपको चूज कर लो। बहुत सही आपने बताया कि जो भी विचारधारा समाज और राष्ट्र को तोड़ने की बात करे, वो सही विचारधारा नहीं हो सकती। आगे बढ़ते हुए अब कार्यक्रम के समापन का समय आ गया है। अगर किसी और के कोई प्रश्न उत्तर कुछ, मेरे ख्याल से अभी तो आज इतने ही प्रश्न हैं। तो कर्नल तिवारी जी, आप वोट ऑफ थैंक्स के लिए या फिर
ब्रिगेडियर चौधरी, हाँ जी, वोट ऑफ थैंक्स। ओके। हाँ। आज का ये देश की दशा और दिशा के बारे में आदरणीय मेजर जनरल चतुर्वेदी साहब, एक सेकंड मैं रोकना चाहूंगा, एक और प्रश्न है, किसी ने भेजा है, अगर देखना चाहे आप तो। हाँ सर, क्या ये जरूरी है अगर कोई बच्चा कुछ अदर कंट्रीज में करना चाहे तो वो देशभक्त नहीं है? नहीं। ये सवाल है, उस माइंड में किसी के कंफ्यूजन है कि अगर वो किसी और देश के लिए कुछ करना चाहता है तो क्या वो देशभक्ति नहीं है? देखिए, आपका देश के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए। देश के बाहर के प्रति प्रतिबद्धता तो ये देश के साथ घात है। ये तो ये कहीं सही हो ही नहीं सकता कि आप, वो तो मैंने बोला पहले देश के लिए तो करो, यही तो मैंने सबसे पहले बोला कि सबसे पहले मर्दबंद हिंदुस्तान के वास्ते आप देश के हित पे पहले काम करो। बाकी आप किसी विदेश में जाके देश के लिए काम करना चाहते हो वो भी उतना ही अच्छा है। वो भी अगर विदेश में जाके देश के लिए करना चाहते हो, राजीव मल्होत्रा जी जो हैं बैठे हुए हैं अमेरिका में लेकिन देश के लिए काम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इस देश में रह के इस देश के नहीं दूसरे देश की तारीफ कर रहे हो तो ये तो देश हित नहीं हो सकता, क्योंकि हर देश के एक अपने हित होते हैं। अगर आज मैं एक पाकिस्तानी होता तो मेरे दिमाग में आता कि कश्मीर हमारे एक हिस्सा होना चाहिए। शायद बच्चे का कुछ क्लैरिफिकेशन भी है सर। नहीं सर, वो अगर अपने विदेश में जाकर अपने ड्रीम्स अपने करना चाहे कंप्लीट, दैट इज नॉट हाँ, वो ठीक है। वो तो अगर आप यहाँ से आप बहुत सारे लोग जाते हैं और जिसको कहा जाए कि चाहे वो सत्य नडेला हो चाहे वो सुंदर पिचाई हो, वो भी उस देश के लिए अगर वो भारत के का मान बढ़ा रहे हैं, इंदिरा नूई है वो अब सब भारत का मान बढ़ा रहे हैं, जैसे कोई ये तो कैनवस है, आप इसमें रंग कितने भी भर लो, यहाँ के बजाय आप अमेरिका में बैठ के भर लो, कोई इसमें कोई बुरी बात नहीं है। कमला हैरिस की मदर भी गई थी कैंसर रिसर्च करने के लिए, आज भी वो इंडियन ओरिजिन की हैं, हमें उनको फक्र है उनके ऊपर। हरगोविंद खुराना थे, वो जा करके अमेरिका में रहे और उनको नोबेल प्राइज भी मिला। तो ये कोई बात ही नहीं है। अगर आप किसी देश में जाके देश के लिए भी काम करना चाहते हो, अपनी ग्रोथ चाहते हो, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल ये ठीक है। सुनीता विलियम्स भी थी, कल्पना चावला भी थी, बहुत से नाम। तो और कोई किसी का सवाल हो तो ओके। आज के इस देश की दशा और दिशा के बारे में माननीय हमारे आदरणीय अजय जनरल चतुर्वेदी साहब का जो सारगर्भित वक्तव्य रहा, उसके लिए मैं तहे दिल से, दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूं। और मैं जो आज के इस वार्ता में जुड़े हैं, जो सर्वोदय इंटर कॉलेज के छात्र और सेठ श्यामलाल कॉलेज आगरा के छात्र जो जुड़े हैं, और उनके जो प्रधानाचार्य और मैनेजर जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं, इसके अतिरिक्त हमारे पूर्व सैनिक भी कुछ इसमें जुड़े हुए हैं। इसमें आगरा से भी हैं, कुछ और भी जगहों से हैं। उन सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे आगरा के अध्यक्ष विंग कमांडर राजीव जुनेजा जी हैं जुड़े हुए। कर्नल सीके सिंह हमारे एक वरिष्ठ साथी हैं आगरा से, वो भी जुड़े हैं। बहुत सुंदर वक्तव्य रहा और काफी ज्ञान अर्जन हमने किया। जैसा कि जनरल साहब ने बताया कि इंटेलेक्चुअल नॉलेज, ज्ञान जो है वो दैट इज द ओनली एक्चुअल नॉलेज, बाकी सब वर्चुअल है। तो हमें उसी के अनुसार चलना चाहिए। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का, सभी महानुभावों का मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।